हेलो डीएवियंस, चलिए सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 17 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो पीडीएफ हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप हमारे वेबसाइट www.davguru.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम बस लंबा सा है, लेकिन है बहुत ही आसान चैप्टर। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें बताया गया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, वो चाहते थे कि हमारे प्रियम्बल में जिन आइडियल्स को शामिल किया गया है, प्रियम्बल में क्या क्या आइडियल शामिल किए गए हैं, जैसे कि हमारा देश सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सारे जो आइडियल शामिल किए गए हैं, इसको रियलिटी में उतारने के लिए हमें भारत के लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देने होंगे, कुछ अधिकार देने होंगे, ताकि वो एक डिग्निटी भरा लाइफ जी सकें, फ्री फ्रॉम फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन रह सके, किसी भी तरह का डर में ना रहें, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस ना करना पड़े। इन प्रोविजन से हमें हेल्प मिलती है अपने नेशनल गोल्स को अचीव करने में और हमारे लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको प्राप्त करने में। सबसे पहले हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। These rights are essential for development of individual's personality and to preserve human dignity। ये जो राइट्स हमें दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से हमारे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो पाता है और हमारा जो डिग्निटी है, हमारा जो सम्मान है, वो हमें मिल पाता है। इंडिया प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। भारत का संविधान 6 फंडामेंटल राइट्स हमें देता है, जिसमें कि सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कि कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समान मौका दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि नौकरी पाने के लिए। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि राइट टू इक्वालिटी अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, यानी कि छुआछूत को पूरी तरह से इलीगल घोषित करता है। और लास्ट है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कोई भी व्यक्ति टाइटल नहीं लगा सकता, जैसे कि पहले राजा महाराजा अपने नाम के आगे टाइटल लगाया करते थे ताकि वो दूसरों से अपने आप को सुपीरियर दिखा सके। तो इसको भी ये एबॉलिश करता है ताकि सबको, जितने भी भारत के नागरिक हैं, सबको समानता का अधिकार मिल सके। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हमें 6 तरह के स्वतंत्रता दिए गए हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपनी बातों को, अपनी भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी बातों को कह सकते हैं। दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बिना हथियार के पीसफुली हम लोग असेंबल हो सकते हैं, कहीं पर जमा हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। हम किसी तरह का एसोसिएशन, यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं फ्रीली। नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर अपना घर बनाकर रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप किसी भी तरह का प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं कि जितने भी राइट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे हैव लिमिटेशंस। उसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, किसी को भी गाली दें। आपको राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, आपको करने, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस करने की आज़ादी दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स बेचने लगे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारे राइट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है। आपको उस लिमिट के अंदर ही रहकर इन राइट्स को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम के तहत कुछ एडिशनल प्रोविजंस भी है जो कि आपके लिए समझना जरूरी है, जैसे कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑफेंस के लिए कानून ही नहीं बना हुआ है तो किसी व्यक्ति को उस ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। और इसमें यह भी आता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सज़ा दी जा चुकी है तो उसी अपराध के लिए एक बार और सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पे कोई भी आपके लाइफ को छीन नहीं सकता। अगर कोई आपके लाइफ को छीनता है, यानी कि आपको किल करता है, तो उसको सज़ा हो जाएगी। और कोई भी आपके पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको कैद करके नहीं रख सकता, आपके स्वतंत्रता को भी नहीं छीन सकता। राइट टू फ्रीडम आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट भी देता है, यानी कि कोई भी बिना कानून लगाए, बिना किसी कानून को लागू किए आपको अरेस्ट भी नहीं कर सकता। एंड राइट टू एजुकेशन,
हमारा जो राइट टू फ्रीडम है ये आपको राइट टू एजुकेशन भी देता है, यानी कि कोई भी आपको पढ़ने से भी नहीं रोक सकता। राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया था 2017 में। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार, मतलब आपके प्राइवेट चीज़ों में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। लोगों को जो खरीदा बेचा जाता था पहले, उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है। और फोर्स्ड लेबर आप नहीं करा सकते। फोर्स्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज और माइंस। फैक्ट्री और माइन में 14 से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। हमारे पास अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं। फ्रीडम फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज देयर ऑन अफेयर्स। जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मंदिर हो गए, गुरुकुल हो गए, आश्रम हो गए, ये सब अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। इनके अफेयर्स में कोई भी एक्सटर्नली इंटरफेयर नहीं कर सकता। द स्टेट विल नॉट कलेक्ट टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के नाम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। और नेक्स्ट है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट मेंटेन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई स्कूल सरकार चला रही है तो उसमें किसी भी एक धर्म का जो किताब होता है उसको नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें हमें गारंटी मिलती है कि हम अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, हम अपने लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि सिखिज्म है, जैनिज्म है, इनको अधिकार है कि वो अपना पर्सनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। छठा और सबसे अंतिम राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इट अलाउ सिटीजन टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ़ देयर राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और उसके बाद कोर्ट इन 5 रेट्स में से कोई भी रेट इशू करके उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। ये रेट तब इशू किया जाता है जब किसी को अनलॉफुली डिटेन किया जाता है। पुलिस आई, किसी व्यक्ति को पकड़ के ले गई और जेल में बंद कर दी, ना कोई कानून ना कोई नियम, ऐसे ही पकड़ के रख दी, तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस इशू कर सकती है। जैसे ये रेट इशू होगा, पुलिस को उस डिटेन्ड पर्सन को लेकर ही जाना पड़ेगा कोर्ट में, और कोर्ट फिर फैसला सुनाएगी कि उसको जेल में रखना है कि नहीं रखना है। दूसरा है मैंडमस। अगर कोर्ट ये वाला रेट इशू करती है तो वो एक तरह से पब्लिक सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि आप अपना ड्यूटी कीजिए। अगर आप अपना ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। अगर कोर्ट ये वाला रेट इशू कर देती है तो लोअर कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उसको रोकना पड़ता है, प्रोसीडिंग्स को बंद करना पड़ता है। अगला है को वारंटो। अगर कोर्ट ये वाला रेट इशू कर देती है तो ये एक पर्सन को रिस्ट्रेन करता है, उसको रोकता है किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम करने से। अगर कोई व्यक्ति है जो कि सरकारी जॉब कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं हो या किसी भी तरह से फेक तरीके से वो वहाँ पे पहुँच गया हो, तो उसके अगेंस्ट को वारंटो इशू किया जा सकता है। उसके बाद उसको अपना पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट है सर्टियोररी। अगर कोर्ट ये वाला रेट इशू करती है, इसका मतलब कि ये लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड्स की मांग कर रही है। लोअर कोर्ट में अगर कोई केस चला हुआ है तो वहाँ उसका रिकॉर्ड होगा, और उस रिकॉर्ड को मांगने के लिए सर्टियोररी नाम का रेट इशू किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी को भी गाली देने लगे, है ना। अगर वैसा करते हैं तो वो फिर गलत हो जाएगा। मतलब हमारा जो राइट है वो वहीं तक वैलिड है जहाँ तक दूसरे के राइट्स का वायलेशन नहीं होता। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर कोई आदमी बीमार है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से पीड़ित है, तो फिर उसको घूमने की आज़ादी नहीं है, बाकी सबको फिर घूमने की आज़ादी है, उसके पास फ्रीडम है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिंग इलीगल प्रोफेशन। आपके पास किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करने का अधिकार है, आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गैम्बलिंग करने लगे या स्मगलिंग करने लगे। नेक्स्ट है कि इंश्योरिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। आपके पास अधिकार है कि आप कुछ भी बन सकते हैं, है कि नहीं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना क्वालिफिकेशन के डॉक्टर बन जाए या लॉयर बन जाए। इसके लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर ही आप डॉक्टर या लॉयर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन है तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, मेरा मन है हम लॉयर बन जाएंगे, हमको संविधान अधिकार दिया है, ऐसा नहीं चलता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग पब्लिक पीस एंड प्रिवेंटिंग कम्युनल वायलेंस। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि समाज में जो शांति है वो भंग हो या किसी भी तरह का कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स तो देता है, साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताता है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 में 42वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। और अभी टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पहला ड्यूटी हमारा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें और अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें। दूसरा ड्यूटी है अपहोल्डिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हम लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि भारत की सोवरेनिटी को खतरा हो या इंटेग्रिटी को खतरा हो। प्रोमोटिंग हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमें समाज में शांति फैलानी चाहिए और भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे नेचुरली होना चाहिए, साफ़ सफाई है अगर आसपास तो वैसे ही रखना है और उसको इम्प्रूव करना है, उसको ख़राब नहीं करना है। नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोरिंग वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी जो हमारे आसपास है, जैसे कि ट्रेन हो गए, बस हो गए, रोड हो गए, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स बाय पेरेंट्स और गार्जियंस। हमारा ये भी ड्यूटी है कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो उनको एडुकेट करने के लिए उनको स्कूल भेजें। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं स्पेशली उनको। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाइंड नहीं करता कि हमें इन सारे ड्यूटीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बस हमें कहता है, हम लोग फ्री हैं कि हम लोग इसको फॉलो करें या नहीं, लेकिन वी शुड ऑलवेज फॉलो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमें ये सारे ड्यूटीज़ निभाने चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। अब ये DPSP क्या है? दीज आर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, जिसको गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए ताकि समाज में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाया जा सके। 4 तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिसमें कि सबसे पहला है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इक्वल पे मतलब क्या हुआ कि अगर 2 लोग हैं, सेम तरह का काम कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर पैसे मिलने चाहिए। चाहे दोनों लोग किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी जेंडर के हो, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको एडिक्वेट पैसा मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा है सोशल प्रिंसिपल, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। सरकार को हमेशा ऐसे काम करने होंगे ताकि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर लाया जा सके और लोगों का जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी सुधारा जा सके। गार्डिंग चिल्ड्रेन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन न हो, कोई भी उनसे ज़बरदस्ती काम न करवाए या किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन न करे। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज़। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे, पंचायत वाला जो सिस्टम है उसको अपने गांव में फॉलो करवाए। और नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे। कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहते हैं? गांव में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसको कहते हैं, तो इसको बढ़ावा दे। और लास्ट है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने मित्र राष्ट्रों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखे। तो ये चारों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए और यही हमारे DPSP में बताया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? द नॉन जस्टिसिएबल। DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट को ये सब करना ही पड़ेगा। एक तरह से जैसे हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटी है ना, DPSP गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब उनको करना चाहिए, लेकिन कोर्ट उनको इन्फोर्स नहीं करती कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप करो करो, ऐसा नहीं कर सकती। दे आर मॉरल ऑब्लिगेशंस, मतलब ये एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। DPSP में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि अब लॉ बन चुकी है, और लॉ बन जाने के बाद गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। जैसे कि राइट टू एजुकेशन पहले DPSP में था, मतलब चाहे तो गवर्नमेंट करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, लेकिन अब वो लॉ बन गया, अब ये फंडामेंटल राइट बन गया।
अब गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि देना ही पड़ेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसी तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ये पहले एक तरह से डीपीएसपी में था, लेकिन अब वो एक्ट बन गया। अब गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसी तरह से पहले राइट टू वर्क भी नहीं था, अब राइट टू वर्क भी हो गया। अब मनरेगा बन गया, अब तो इसका नाम बदल गया GRAM, जी राम जी इसका नाम हो गया है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताइएगा। सबसे अंतिम टॉपिक है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर्स एंड डज नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ कि भारत जो है सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। और सेक्युलरिज्म होने का मतलब ये हुआ कि भारत का कोई अपना रिलीजन नहीं है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत एक न्यूट्रल कंट्री है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इनेबल्स डिफरेंट रिलीजन्स टू लिव इन हार्मोनी। ये इनेबल करता है कि भारत में हर धर्म साथ में मिलकर सद्भावना के साथ रह सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी संख्या कम है, जैसे कि जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब अच्छे से रह सके, इनके राइट्स का वायलेशन ना हो। और नेक्स्ट है लिमिट्स द पावर ऑफ मेजॉरिटी टू सेफ गार्ड डेमोक्रेसी। और ये मेजॉरिटी के पावर्स को लिमिट करता है कि वो माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स या किसी भी तरह के राइट्स का हनन न कर ले। सबसे अंतिम टॉपिक है इंडियन सेकुलरिज्म। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जो कि आपको याद रखना है। द गवर्नमेंट में इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स टू इरेडिकेट सोशल एविल्स। गवर्नमेंट कभी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन अगर समाज में कोई कुरीति है जो कि किसी रिलीजन के कारण आ रही है तो गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि अनटचेबिलिटी को हटाया गया था, उसी तरह से गवर्नमेंट पर्सनल लॉज को भी अमेंड कर सकती है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को अमेंड करके ट्रिपल तलाक को हटाया गया था। गवर्नमेंट एक और काम कर सकती है, दे कैन अलाउ स्पेसिफिक रिलीजियस सिंबल्स, जैसे कि कृपान, पगड़ी। दूसरे धर्म के लोग अपने साथ कृपान नहीं रख सकते, लेकिन सिखों को अलाउ किया गया है कि वो कृपान लेकर चल सकते हैं क्योंकि वो उनका रिलीजियस सिंबल है। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।